हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैसे है सबके सब। आई होप सबके सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आपका 8 मार्च को आपका पेपर है। 8 मार्च को आपका पेपर है ना। और यही है जो है सो उसके बाद में तो सब कुछ सही आप लोगों को है कि नहीं है। तो आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और पेपर फिजिक्स में टारगेट जो अपना है वो यही है 56/56। तो ये टारगेट ऐसे तो होगा नहीं। हाँ जी। चैप्टर कितने हैं? अरे बच्चों चैप्टर हैं 14। अब 14 के 14 चैप्टर अगर आप सब में सारी चीजें करेंगे तो ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ब्लू प्रिंट का। और उसमें जो जो स्कोरिंग वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में एक बार अपन बात करेंगे। और ये 2 दिन के अंदर अपन इन्हीं चीजों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए सारी चीजें हेल्पफुल रहे। तो मैं मनीष भार्गव, मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मनीष सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग इतने टाइम से हैं, कनेक्ट हैं, सबने बहुत अच्छा साथ दिया है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इसका पूरा भुगतान दे सकूं मैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पहले बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर डेरिवेशन का कुछ करवाओ, सर डेरिवेशन का कुछ करवाओ। तो उसका ही आज अपन निचोड़ लेके आए हैं। देखो, सेक्शन नंबर डी जो है आपका, आपका जो है सेक्शन नंबर डी, इस सेक्शन नंबर डी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पहले ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं जो लास्ट लास्ट में आता है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है ना। इसमें आपके ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आएगा चैप्टर नंबर 7 से। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आएगा चैप्टर नंबर 9 से। ये फिक्स लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट में एज इट इज लिखा हुआ है। इसका मतलब मोटी मोटी बात क्या होगी प्यारे बच्चों? इसका मतलब बात ये हुई है कि जो चैप्टर नंबर 7 है उससे एक डेरिवेशन आएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, सेटिंग वाला एग्जाम सेट पेपर सेट करने वाले क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 क्या है आपका? एसी का। अरे एसी है या नहीं है? चैप्टर नंबर 7 एसी है। बहुत सारी क्लासेस में मैंने पूरा वो एसी करवाया है। अच्छा, एसी के अंदर आएगा क्वेश्चन। अब एसी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एसी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एसी के अंदर आपका आएगा एलसीआर सब्जेक्ट। एसी के अंदर आपका कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर? अब वो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं सारा करवा रहा हूं आपको। वो क्वेश्चन जो जो आएंगे ना वो सारे करवा रहे हैं अपन। देखो, एसी के अंदर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? एलसीआर। एलसीआर पूरा करना है अपन को। एलसीआर की मोस्ट प्रोबेबिलिटी एलसीआर आएगा। एलसीआर आ सकता है, एसी जनरेटर आ सकता है, ट्रांसफार्मर आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। समझ गया आप मेरी बात को? अच्छा, अपन बात करें चैप्टर नंबर। अच्छा, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा जी। अथवा में आएगा क्वेश्चन। अब अथवा में आएगा तो फिर आपको अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि क्या करें। दो में से एक आएगा, इसका मतलब दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आएंगे। अब आपको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, यहां से बात करें चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों? रे ऑप्टिक्स है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर आप क्या करो? रे ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा कर लो कि भाई एक पोर्शन तो कौन सा हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया। इंस्ट्रूमेंट में जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कल वाली क्लास के अंदर मैंने पूरा का पूरा करवाया, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। वो दोनों आएगा, एक ने एक जरूर आएगा। अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? लेंस, प्रिज्म और आपका रिफ्रैक्शन हो गया। उनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। समझ गया मेरी बात को? तो ये आपका एक छोटा सा काम था जो मैंने आपका पूरा कर दिया है। ये चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर डी की बात होगी। सेक्शन नंबर डी कितने नंबर का है? 8 नंबर का है प्यारे बच्चों। सेक्शन नंबर डी जो है वो सेक्शन नंबर डी है आपका कितने नंबर का? 8 नंबर का है। ये लो जी, यहां से काम हो गया आपका। सेक्शन नंबर डी अकेला 8 नंबर का है या नहीं है? अच्छा, अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर सी में। अब सेक्शन नंबर सी के अंदर कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 3 से आएगा, चैप्टर नंबर 4 से आएगा, चैप्टर नंबर 11 से आएगा। अब यहां से क्या आएंगे? डेरिवेशन आ सकता है, यहां से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। अब चैप्टर नंबर 3 में से कौन सा डेरिवेशन आएगा उसकी जरा एक बार अपन बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से कौन सा डेरिवेशन आ सकता है और चैप्टर नंबर 11 में से कौन सा डेरिवेशन आ सकता है। ठीक है, तो उन सब चीजों की अपन एक बार बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में तो देखो डेरिवेशन तो बनता है नहीं कोई इतना लंबा चौड़ा। तो अभी जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 11 का ही करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या चीजें आएंगी आज अपन चैप्टर नंबर 11 का करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 7 और 9 है इनका अपन फिनिश करेंगे मामला। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चों, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आज की अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।
तो देखो, सबसे पहले पहले चैप्टर नंबर जो आपका है वो है आपका चैप्टर नंबर 11 है या नहीं है? चैप्टर नंबर 11। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 जो है वो क्या है? ड्वेल नेचर। क्या है जी? ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्वेल नेचर की अपन बात करेंगे। अब ड्वेल नेचर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में अपन पूरा यहां पे इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं आपके सामने। देखो भी, देखो जी, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन की एक बार अपन बात करते हैं। क्या है इसके अंदर, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब के बारे में एक बार अपन फटाफट इन सब के बारे में क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पहला देखो यहां से चीज जो है, सबसे पहली पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? सबसे पहले पहले आपको याद रखना है वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को क्या कहते हैं अपन? कार्यफलन। वर्क फंक्शन याद रखना सबसे पहले पहले। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या होता है? कम से कम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। किसी पृष्ठ से, किसी भी धातु पृष्ठ से, धातु, कोई भी जो धातु पृष्ठ है, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है जी। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना है। उन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, जो क्या चाहिए प्यारे बच्चों? न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, मिनिमम एनर्जी। क्या जी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, टू एमिट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सबसे पहली पहली बात, इसकी डेफिनेशन याद रखना आप, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन जरूर याद रखना। अच्छा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क फंक्शन फाई होता है। फाई बराबर क्या होता है जी? एच सी अपॉन लैम्डा। या फाई बराबर क्या होता है? एच न्यू। ये एच न्यू नोट आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा यहाँ पे? एच न्यू नोट। और यहाँ पे ये लैम्डा नोट ले लो। ये न्यू नोट क्या है यहाँ पे? न्यू नोट को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब दहली आवर्ती। ठीक है जी, फटाफट करते हैं अपन इनको। देखो, ये दहली आवर्ती होगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली पहली बात तो ये कि सबसे पहले पहले आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन। अच्छा, यहां पर आपको जो ऊर्जा होती है इनकी, वो ऊर्जा ई बराबर होती है एच सी अपॉन लैम्डा, या ई बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी देते हैं, देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट, जिसको कहते हैं दहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वो मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो जिसकी लाइट आप इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा? वहां से मेटल सरफेस से, ये मेटल सरफेस ले लिया कोई अपन ने, ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होगा। तो ये इंसिडेंट कराने के लिए न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा तो क्या कहलाती है बच्चों? वर्क फंक्शन। और न्यूनतम से न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस इतना सा क्लियर कर लो। तो इसका मतलब यहां पे ये एच न्यू नोट तो क्या हो गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये फाई क्या हो गया यहां पे? ये वर्क फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन हो गया। इसका मतलब अगर आपको कहीं से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कराना है तो आपकी उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अगर उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी अगर आप दोगे तो ही वहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा प्यारे बच्चों? एमिशन होगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो सुनना जरा एक बार आप गौर से। और वो गौर से आपको क्या सुनना है प्यारे बच्चों? इसके अंदर न्यूमेरिकल आएगा और इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूले से आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले से आएगा। अब देखो वहां पर आपको क्या लिखना है? जैसे E बराबर आ गया, वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, वेवलेंथ दे दिया आपको, E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला जो रहेगा यहां पर आपको क्या H है क्या C है कुछ नहीं लगाना, सीधा सा लिख देना 12400 अपॉन में लैम्डा। और ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर लैम्डा अगर आपका यहां पे इंटू में लगा देना एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। अब अगर जो वो वैल्यू है लैम्डा अगर वो एंगस्ट्रॉम में होएगी तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और अगर वो एंगस्ट्रॉम में नहीं होएगी तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करके इसको कर लेना।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया कि भाई साहब ये जो अपने हमारे पास में है 6000 एंगस्ट्रॉम है या 4000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी दे दी आपको? 4000 एंगस्ट्रॉम की कोई वेवलेंथ है, बताओ उसमें एनर्जी कितनी आएगी? तो फॉर एग्जांपल 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना एंगस्ट्रॉम है प्यारे बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12400 बटे में 4000 एंगस्ट्रॉम। ये 2 पॉइंट से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहां से आ जाएगा 4 3 12 4 एकम 4, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है? 3.1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है जिस फॉर्मूले के थ्रू आप सारी वैल्यू यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है, इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होने लग जाता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? इसी को अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखना यहां से जरा गौर से बात समझना आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। इससे आएंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन आएंगे? ग्राफ से रिलेटेड। अब वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो सारी की सारी चीजों के बारे में बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपने खूब पढ़ लिया, अब यहां से क्या क्वेश्चन बनने वाला उसकी जरा एक बार अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्राफ के लिए जो अपन बात करेंगे वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जरा इधर देखो एक बार आप। देखो, सबसे पहली बात, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती जो है वो नियत है, तो उस टाइम पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उनकी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी इंटेंसिटी के। इसके आ जाएगी बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मीडियम वाले बच्चे सुन लो जी, तीव्रता। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? तीव्रता। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्यारे बच्चों किसके? इंटेंसिटी के। दूसरी बात यह है, नंबर सेकंड चीज अपन और लेके चल रहे हैं, वो सेकंड नंबर चीज देखना, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल जी? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? निरोधी विभव। हिंदी में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निरोधी विभव कहते हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यह है कि आप एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जिस नेगेटिव पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद में वहां से करंट का फ्लो होना रुक जाता है, करंट वहां पे जीरो हो जाते हैं, उस वाले पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, तीसरी बात और ध्यान से सुनो। अब आपके सपोज करो इसका अगर आपके पास में आ जाए करंट का और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओ, तो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो ये ले लो जी, ये ले लो, और यहां से ये सीधा लाइन खींच दो। ये बना कि नहीं बना? यहां से क्या हो गई? यहां से आ गई जी आपकी करंट, यहां पे क्या आ गई? करंट, और यहां पे क्या आ गई प्यारे बच्चों? इंटेंसिटी आ गई। बोलो क्लियर है या नहीं है? ये करंट और इंटेंसिटी के बीच में डायरेक्ट आ गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, अगर क्या होती है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट होती है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है प्यारे बच्चों, जो उसकी गतिज ऊर्जा है, क्या है जी? उसकी गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो भी किस पे डिपेंड नहीं करती है? वो भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास में ग्राफ पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, आपसे क्या पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाओ। तो देखो, ये लो जी,
यहां पर क्या ले लिया अपन ने, यहां पे ले लिया प्यारे बच्चों इंटेंसिटी, यहां पे इंटेंसिटी ले ली, और इंटेंसिटी के साथ अपन ग्राफ बना रहे हैं भाई साहब किसका, एक तो ले लो काइनेटिक एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी का बनाओ या बनाओ आप एसपी का, एसपी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव, दोनों में से किसी का भी बना लेना, चाहे काइनेटिक एनर्जी का निकालो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, दोनों का सेम ही ग्राफ आएगा और वो केवल ये आ जाएगा, बस सीधी लाइन आ जाएगी एक। बोलो, ये 3 पॉइंट थे, तीनों के पॉइंटों में 3 ग्राफ हो गए, 1 2 3, ये सेम ही रहेगा दोनों के लिए। चलो अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो नंबर 4th पॉइंट अपना, पॉइंट नंबर 4th, अब देखो पॉइंट नंबर 4th आपसे क्या कह रहा है उसकी सुनो। अगर मैंने ऐसे कहा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को पकड़ो सबसे पहले पहले, देखो ये जो मैं पढ़ा दूंगा ना पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इस बात को समझ ले। ये ग्राफ थ्योरी जो, अगर ग्राफ का इसका निचोड़ जो मैंने करवा दिया ना, बस वही है सेम टू सेम, वही है चीजें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसी से क्वेश्चन आएगा, देखना फ्रीक्वेंसी अगर क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो देखना एक ग्राफ मैं बना रहा हूं आपके सामने और उसको समझना, फ्रीक्वेंसी यहां पर कांस्टेंट है, ये देखो, ये ग्राफ देखो प्यारे बच्चों, और ये ग्राफ किस चीज का है, यहां पर तो ले ली अपन ने प्यारे बच्चों करंट, यहां पे तो क्या ले ली करंट, विद्युत धारा, और यहां पर ले लिया प्यारे बच्चों अपन ने वोल्टेज। आपको करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ पूछेगा, और वो जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो आपसे ग्राफ पूछेगा और बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये मान लेते हैं अपन पहली आई ए, आई बी और प्यारे बच्चों आई सी, जहां पर आई ए, आई बी और आई सी ये क्या है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी है, ये क्या है इंटेंसिटी, जहां पर आई ए लेस देन आई बी और लेस देन आई सी, और यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम है, और इस वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, वी नोट। ये वी नोट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि वोल्टेज के बीच में ग्राफ है ना ये, तो ये ले लिया 0 पॉइंट। अभी अभी मैंने क्या कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है जिसपे करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहां पे करंट की वैल्यू 0 हो गई ना, देखो यहां पे करंट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस वाले पे करंट की वैल्यू 0 आई, लेकिन इस वाले करंट को क्या कहते हैं, देखो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे अपन, अगर कोई इंटेंसिटी एक फिक्स इंटेंसिटी आई है, तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होएगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ बढ़ के एक जगह क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको अपन सैचुरेशन कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं प्यारे बच्चों। ये वाले जो पॉइंट है ना, देखो ये वाले पॉइंट जो है, ये वाले जो पॉइंट है नंबर 1, ये वाली धारा, इसको अपन क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब हो गया संतृप्त धारा, मतलब अब तुम चाहे वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ अब वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। वो क्या कहलाती है, संतृप्त धारा कहलाती है। अब देखो इसका मतलब जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ेगी और उसके बाद में एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। उसके बाद में करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके लिए मजेदार बात यह है कि चाहे तुम इंटेंसिटी आई ए रखो, चाहे उसको बढ़ा के आई बी कर दो, चाहे उसको बढ़ा के आई सी कर दो, सब पॉइंट के लिए आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव, वो सबके लिए बराबर आता है, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बच्चों ये ग्राफ कर लेना, ऐसे 2 ग्राफ बना रहा हूं मैं भी आपके सामने, और वो दोनों ग्राफ सेम सी चीजें रहेंगी लेकिन उनमें ग्राफ थोड़े से उल्टे बचेंगे। तो एक जगह तो क्या बोल रहा है ये, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब देखो मैं आपके सामने दूसरा ग्राफ बना रहा हूं, एक और इसी पेज पे बना देते हैं प्यारे बच्चों अपन, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए।
ठीक है। एक और दूसरा ग्राफ अपन बना रहे, देखना यहां से नंबर 5वां पॉइंट, और वो 5वें पॉइंट में अपन क्या करेंगे, इस बार थोड़ा सा उल्टा कर देंगे और इंटेंसिटी को प्यारे बच्चों क्या कर देंगे अपन, कांस्टेंट कर देंगे। इंटेंसिटी को अपन क्या कर देंगे, कांस्टेंट। और इस कंडीशन में क्या होता, फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी। अब देखना जरा ग्राफ, अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, वही सेम, यहां पे वोल्टेज और यहां पे करंट, ठीक है, वही वोल्टेज और वही करंट। इस टाइम पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी में चेंज किया गया। इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी में चेंज किया गया। यहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। देखना प्यारे बच्चों जरा क्या ग्राफ आएगा आपका इसका। ये देखो, ये एक ऐसा ग्राफ आएगा और ये वाली वैल्यू जो है ये सैचुरेट हो गई। देखो दिया, ये ग्राफ आपको क्लियर है क्या यहां से। अब यहां से देखना, ये वाली वैल्यू जो है इसको अपन ले लेते हैं V01, इसको ले लेते हैं V02 और इसको ले लेते हैं प्यारे बच्चों V03। जब क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाया, लेकिन इंटेंसिटी आपकी कांस्टेंट है। इसका मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो जो वो सैचुरेशन करंट थी ना वो अब कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि करंट तो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी खुद कांस्टेंट है, तो प्यारे बच्चों इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संतृप्त धारा। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संतृप्त धारा, मतलब सैचुरेशन करंट। मतलब क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। अरे कहते हैं कि नहीं कहते, ये सैचुरेशन करंट होगी, लेकिन यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग आएंगे। वो अब इसका मतलब ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू 1, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू 2 और इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी न्यू 3। जहां फ्रीक्वेंसी न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1। बोलो भाई, क्या ये ग्राफ सबको क्लियर है। इस वाली कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, जबकि यहां पर आपकी जो संतृप्त धारा है, सैचुरेशन करंट है, वो कांस्टेंट है। इस वाले कंडीशन में ये अलग अलग इंटेंसिटी थी और यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक था। इसका मतलब अब आपको एक बात समझ में आ गई है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी भी जरा एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। और वो आ गया जी पॉइंट नंबर 6। और वो पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और कितना, तो इसका मतलब V0 बराबर आ गया A न्यू प्लस में B। V0 बराबर कितना आ गया, A न्यू प्लस में B। और एक बात ध्यान रखना कि जहां न्यू नोट होता है ना, न्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती, न्यू नोट पर वी नोट का मान हमेशा कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि न्यू नोट वो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम से मिनिमम जो उनको उठाने के लिए चाहिए, मेटल सरफेस से निकालने के लिए बाहर चाहिए। अब जब वहां पे करंट ही फ्लो नहीं होएगी, न्यू नोट या न्यू नोट से पहले की बता रहा हूं मैं, वहां पे करंट ही फ्लो नहीं होएगी, तो कौन सा पोटेंशियल चाहिए जी उनको रोकने के लिए, रोकने की जरूरत तो है ही नहीं ना आपको। इसका मतलब न्यू नोट और उससे पहले हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 0 होता है। तो जरा ग्राफ बनाते हैं अपन इसका, तो बनाओ जी ग्राफ ग्राफ ग्राफ। ये देखो, किस किस के बीच में बनाएंगे, ये ले लिया जी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये ले लिया जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और इसके बीच में देखो, अब न्यू नोट की वैल्यू जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पहले 0 थी, मान ले बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और ये जब तक कितनी नहीं आ जाती है, कितनी नहीं आ जाती प्यारे बच्चों, जब तक ये मिनिमम वाली नहीं आ जाती। मान लेते हैं ये मिनिमम वाली यहां आ गई।
अब ये सीधी लाइन चलेगी यहां पे, अब क्या चलेगी, सीधी लाइन। तो ये लो जी, ये ग्राफ आ गया। ये मान लेते हैं कोई मेटल ए है, और ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है, मेटल बी। इसका मतलब मेटल ए की मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये न्यू ए मान लेते हैं, और इसको अपन मान लेते हैं बच्चों न्यू बी। ये न्यू बी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो दहली आवृत्ति जिसको अपन कहते हैं। ये इसका ग्राफ हो गया। अगर यहां से अपन निकालना चाहेंगे तो माइनस का फाई अपॉन ई, इसका वो आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को? ये एक ग्राफ आपका ये हो गया। तो आई थिंक मेरे को जितने ग्राफ करवाने थे आप लोगों को आपने कर लिए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। इन वाले ये वाले जो ग्राफ है ना प्यारे बच्चों, इन्हीं ग्राफ से क्वेश्चन आएगा आपके। अब आप जितने पीवाईक्यूज आपके पास में ना, सारे पीवाईक्यूज लगा लेना, ये सारे के सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब क्लियर है जितने भी ग्राफ है। अब आपको एक क्वेश्चन कौन सा करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो गया। अब आइंस्टीन की इक्वेशंस, आइंस्टीन की इक्वेशंस क्या होती है, मान लेते हैं ये कोई मेटल सरफेस है, ये क्या है, कोई मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे अपन ने लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। इसकी कम से कम कितनी चाहिए, न्यू नॉट चाहिए। और यहां से ये इतनी फ्रीक्वेंसी देके इसको बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब जो बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, एच न्यू प्लस में फाइव। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू माइनस में फाइव। पाई क्या है, इतना वर्क फंक्शन है। अरे भाई मैं कोई चीज लेके आ रहा हूं, कोई भी चीज लेके आए, और मुझे पता है कि भाई इसको इतनी, तो इसको कोई भी जैसे किसी को देते हैं ना कि भाई इतना पैसा तो पहले मैं लूंगा, बाद की बात तुम आगे करो, है कि नहीं है। जैसे मैं 10,000 रुपये लेके आया तो भाई मैं तेरे को 10,000 रुपये दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1,000 रुपये तो मैं लूंगा। आगे बात समझ में, कोई कोई ऐसे दलाली वगैरह लेते हैं ना, तो इसका मतलब उसके पास वो 9,000 ही जाएगा ना, तो कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा। अब सपोज करो दलाली से कम पैसा अगर तुम्हें दिला रहा है तो फिर कहां से मिलेगा आपको। अब समझ में आ रही है मेरी बात को? जो इसका मतलब कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया एच न्यू माइनस का फाइव। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया एच न्यू माइनस का फाइव। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो वो मैक्सिमम आ जाएगा एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, क्योंकि फाइव बराबर तो क्या होता है प्यारे बच्चों, एच न्यू नॉट होता है कि नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। तो इसका मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, एच न्यू नॉट। अच्छा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ईवी नॉट लिखते हैं, तो ईवी नॉट बराबर आ गया एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। इसको भी अपन क्या कहते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशंस कहते हैं। ये क्यों फेल हो गया था उसके ऊपर मैंने 3-4 लाइनें लिखवा रखी है, वो देख लेना। जिसके पास नहीं है वो अपना, मैं भी यहाँ पे आपको लिंक डाल दूंगा, वहां पे मुझे मैसेज करें और आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए सॉल्यूशन या फिर इसके नोट्स, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें होगी प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक चीज और बच गया आपका, और वो बच गया जी डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। और वहां से क्या न्यूमेरिकल बनेगा, वहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, जरा उसके बारे में भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या कहा, सुनो जरा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस जो थी ना, वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, डी ब्रोगली ने क्या कहा था। डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जैसे हर एक मैटर होता है, जैसे लाइट होती है, लाइट का नेचर होता है ना, लाइट का नेचर क्या होता है, पार्टिकल और वेव, है ना, कण और तरंग प्रकृति होती है। वैसे हर एक पदार्थ की कणी और तरंगी प्रकृति होनी चाहिए। इसको किसने प्रूफ किया था, डेविसन और जर्मन ने, याद रखना। डेविसन और जर्मन ने इसको प्रूफ करके दिखाया था। तो वहां उन्होंने क्या कहा था कि जो पार्टिकल चलता है वो पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, तो उसकी जो वेवलेंथ आती है वो लैम्डा बराबर आती है प्यारे बच्चों एच अपॉन पी। लैम्डा बराबर कितना, एच अपॉन पी, या फिर लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी। पहली पहली बात है ना। अब ये तो एच अपॉन संवेग हो गया ना, इसका मोमेंटम हो गया। आपने इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने मोमेंटम दिया, तो देखो यहां से जैसे एनर्जी ले लेते हैं अपन कि भाई एनर्जी ले लिया अपन ने हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी ले ली, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों कितना, 2E/m। इसका मतलब v बराबर कितना, 2E/m का अंडर रूट। v बराबर कितना,
2e/m का अंडर रूट। तो इसका मतलब लैम्डा कितना आ जाएगा, h की जगह h, m की जगह m, v बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 2e/m का अंडर रूट। तो कितना आ गया, h अपटे में 2me का अंडर रूट। ये आ गया एक फॉर्मूला पूरा, जब आपको एनर्जी दी हुई हो। जब क्या दी हुई है प्यारे बच्चों, आपको एनर्जी दी हुई हो। लेकिन सपोज करो मैं मान लेता हूं एक कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको एसिलरेट किया गया है। उसको क्या किया गया है, एसिलरेटेड। एसिलरेटेड मतलब त्वरित किया गया है, उसको त्वरण दिया हुआ है। तो त्वरण देंगे तो वहां पर जो एनर्जी आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो आ जाएगी QV। कितनी आ जाएगी, QV। तो इसका मतलब लैम्डा E बराबर कितना, H बटे में 2m/QV का अंडर रूट, है या नहीं है। तो इसका मतलब लैम्डा E मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, जब इसको पूरा आप लिखोगे ना तो ये आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम, और बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट में भी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में रूट वी। आपको ये वैल्यू देगा, ये सारे दे रखा है आपको, सारी चीजें हैं, ये वैल्यू दे देगा आपको, यहां से निकलवाएगा आपसे जब एसिलरेट किया हुआ तो क्या आएगा। अच्छा आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ जी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा आएगी। एक ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एक ले लिया। जैसे मैंने मान लेता हूं एक लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, इधर देखना एक क्वेश्चन है, एक तो क्या ले लिया मैंने, मान लेते एक तो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एक प्रोटॉन है, मान लेते हैं एक हीलियम है, हीलियम एटम है, हीलियम का आयन है। अब ये बताओ इसमें से अगर इनकी सबकी वो पोटेंशियल इनको सबको सेम दिया गया है, तो अब आप ये बताओ मुझे कि यहां पर किसका वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका ज्यादा आएगा। इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका ज्यादा आएगा। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो देखो इसका जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है कि नहीं होता। सबसे ज्यादा मास हीलियम का होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा से ज्यादा जो मास होता है वो होता है हीलियम का, फिर किसका आता है, प्रोटॉन का, और फिर किसका आता है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अरे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। जबकि प्रोटॉन पे मास कितना होता है, प्रोटॉन पे मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और हीलियम पे कितना होता है, 2 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, इसका डबल होता है कि नहीं होता। तो इन सब ऐसे आपके रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए क्या मेरी बात को आप। ये हो गया आपका क्या, चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 आपको केवल अब यहां से एक क्वेश्चन पढ़ना है। मैं जो जो आज बोल रहा हूं ना 2 दिन की क्लास में वही आएंगे बस। जो आपको एक क्वेश्चन ये पढ़ना है कि भाई उसका फेल कैसे हो गया था, इसका फेलर पढ़ लेना एक बार, आप देख लेना एक बार। बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फेलर पढ़ लेना क्यों फेल हो गया था। बाकी जो जो यहां से बनते हैं वो सारा हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको ज्यादा इतना कुछ भी करने की, इस वाले चैप्टर से आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट में अपना जो है, और वो है आपका एटम की बात। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, और वो आपको जरूर करने हैं एटम से रिलेटेड। एटम, परमाणु, और परमाणु से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, वो सबसे पहला पहला क्वेश्चन सुनो जी। सबसे पहला पहला जो परमाणु का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा, वो आएगा रदरफोर्ड की कमी, रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स। कंफर्म है, 100% है। रदरफोर्ड ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां हैं वो आपको यहां पे बताना है। स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए थे ना, एक तो वो किसको नहीं बता पा रहे थे, स्टेबिलिटी को। देखो मैं अभी बता देता हूं आपको। नंबर 1 सबसे पहले पहले रदरफोर्ड की कमी क्या थी, वो इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो जैसे सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ यहां पे इलेक्ट्रॉन है या है नहीं है, यहां पे ये चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी क्या करेगा,
अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस करता है, तो मान लेते हैं ये आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोएगा तो खोता 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 वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, और जाता 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 लास्ट में जाके वो किधर चला जाना चाहिए जी, लास्ट में जाता जाता वो इसके अंदर चला जाना, स्पाइरल होनी चाहिए मोशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहली पहली चीज तो ये कमी है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि भाई जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कैसा स्पेक्ट्रम होता है जी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। इन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जो इसका स्पेक्ट्रम होता है ना, वो इसका स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे, जो कि दोनों के दोनों पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके दो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखना। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, और वो क्या चीज है, वो ये चीज है इसकी बोर मॉडल। हाँ जी, इसको पूरा कर लेना, बोर मॉडल को। बोर मॉडल देखो क्या चीज है। बोर भाई साहब ने क्या कहा, सबसे पहले पहले बोर का सुनो जरा ध्यान से, सबसे पहला पहले लाइन बोर ने क्या कहा था। बोर ने सबसे पहली पहली लाइन ये कही कि भाई एक छोटा सा टीनी स्पेस होता है, जिसमें एक छोटा सा क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, बोर ने क्या कहा, एक छोटा सा टीनी स्पेस होता है एटम के अंदर। एटम के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा टीनी स्पेस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। जिसमें क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट मास। यहां पर क्या होता है, केंद्रित होता है। यहां पर क्या होता है, केंद्रित होता है। उसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, नाभिक कहते हैं। नंबर दूसरी बात सुनो, बोर मॉडल की सेकंड चीज क्या थी, उन्होंने सेकंड बात ये कही कि भाई जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि हर कहीं जगह चक्कर काट लेंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ स्थायी अवस्था में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर काटते हैं, स्थायी अवस्था में, जिनको क्या कहते हैं, स्टेबल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, स्टेबल स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी अवस्था में चक्कर काटेगा तो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है, अपनी एनर्जी को वो खोता नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि स्थायी अवस्था है, तो स्थायी अवस्था के लिए कंडीशन उन्होंने बता दी कि स्थायी अवस्था में चक्कर काटने के लिए एमवीआर बराबर NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए। एमवीआर बराबर क्या होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई। ये उनकी कंडीशन थी। क्या थी प्यारे बच्चों कंडीशन, एमवीआर बराबर NH अपॉन में 2 पाई। ये कंडीशन थी स्थायी अवस्था में चक्कर काटने की। अगर स्थायी अवस्था में चक्कर काट रहा है तो वहां पे एमवीआर बराबर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, NH अपॉन में 2 पाई। एमवीआर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एन नंबर इनका, और H अपॉन 2 पाई आप जानते हो। H की वैल्यू कितनी होती है, H प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों ये होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू में सेकंड। तो ये नंबर दूसरी बात ये आ गई। नंबर तीसरी बात जो उन्होंने बोली उसके बारे में भी सुन लो जरा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि इनको चारों तरफ घुमाने के लिए, इनको चारों तरफ घुमाने के लिए जो अपकेंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इनको घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इनको चारों तरफ घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो किसके बराबर आता है जी, mv² अपॉन r बराबर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला फोर्स। और वो फोर्स कितना आता है जी, kZe² अपॉन में r²। तीसरी बात ये। चौथी बात उन्होंने जो कही वो ये थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थायी अवस्था से दूसरी अवस्था में, स्थायी अवस्था में संक्रमण करता है, तो वो अपनी एनर्जी में लॉस करेगा या अपनी एनर्जी गेन करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। उसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है। उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा डेल ई बराबर, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों एच न्यू। अगर वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो उसको एनर्जी और लेनी पड़ेगी। तो यहां क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। यहां पे क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, तो यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन होता है। ये चीजें आप याद रखना।
अब बोर के अकॉर्डिंग बोर ने जो चीजें बताई थी प्यारे बच्चों, अब देखो बोर ने क्या कहा था, बोर ने ये कहा था कि रेडियस, ये फॉर्मूला याद रखना प्यारे बच्चों, बोर का रेडियस का, बोर की रेडियस वाला फॉर्मूला याद रखना। रेडियस उन्होंने जो बताई, रेडियस कितनी बताई जी, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। देखो मैं फटाफट करवा देता हूं आपको रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस रेडियस आएगा आपके, रेडियस का फॉर्मूला फटाफट देख लो आप, देखो मैं बताता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहला पहला काम, सबसे पहले पहले अपन जानते हैं कि एम वी आर बराबर होता है एन एच अपोन में 2 पाई। दूसरी बात अपन क्या जानते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तुम्हें क्या निकालना है, आर निकालना है। अरे तुम्हें प्यारे बच्चों क्या निकालना है, आर निकालना है, तो वी को तुम्हें हटाना पड़ेगा। आर अगर तुम्हें निकालना है तो वी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां से वी की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से वी बराबर आ गया एन एच बटे में 2 पाई एम आर। आया कि नहीं आया, v बराबर कितना आ गया, एन एच अपोन में 2 पाई एम आर। ये v की वैल्यू यहां रख देंगे अपन। देखो यहां से भी एक r से तो एक r कैंसिल आउट, और v की जगह ये वैल्यू रख दो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, m की जगह तो m, v की जगह जब वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर आ गया के जेड ई स्क्वायर बटे में आर। है या नहीं है, इस m से एक m कैंसिल आउट, ये है यहां पे ना, तो ये यहां से, और इस एक r से ये r कैंसिल आउट। तो बताओ जरा इस r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब यहां से आर एन ले लो, तो आर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर एन उधर चला गया तो यहां से आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में आ गया क्या 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आ गई आपकी आर एन की वैल्यू। अब देखो यहां से सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। एच एटम की बात करेंगे अपन, तो एच एटम के लिए जेड बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। तो जैसे ही 1 आएगा तो ये आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा एन स्क्वायर के, और जो वैल्यू बच गई उस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आर वन निकालूंगा तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आर वन, जैसे 1 ले लो तो कांस्टेंट वैल्यू यही तो आ जाएगी एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको कहते हैं बोर त्रिज्या। जिसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं बोर रेडियस। इसको क्या कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको, बोर रेडियस। तो इसका मतलब अब देखो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि आर एन बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू में एन स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला रख ले। अब जैसे आपसे पूछे कि भाई दूसरी स्टेट में बताओ, दूसरी स्टेट में तो एन बराबर 2 रखो। अगर आपसे बोले कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बताओ तो एक वैल्यू ज्यादा कर देना, क्योंकि एन बराबर 1 होता है ग्राउंड, एन बराबर 2 क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन बराबर 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। प्यारे बच्चों उत्तेजित ऊर्जा स्तर को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर कहीं भी लिखा हुआ ऐसे मिल जाए ना उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में एक एन की वैल्यू को ज्यादा कर देना, क्योंकि पहला नंबर एन बराबर 1 क्या होता है ग्राउंड स्टेट होता है। लेकिन आपसे वो सीधा बोले स्टेट बोल रहा है कि इस अवस्था में निकालो, दूसरी अवस्था में निकालो, तो दूसरी अवस्था एन बराबर 2, दूसरी अवस्था मतलब एन बराबर 2 आपको लिखना है। ये हो गया आर एन की वैल्यू। अब सेम टू सेम अगर आपसे पूछा जाए किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए v, तो v भी अपन यहां से आराम से निकाल सकते हैं। v की वैल्यू भी आप इजीली यहां पर निकाल सकते हो। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस v की जगह ये वाला जो फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, ये इसमें आप क्या करो, इसमें आप अब v की जगह r की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें v निकालना है ना, तो r को रिप्लेस करना पड़ेगा, r को हटाना पड़ेगा। देखो मैं आपको करवा रहा हूं, सेम टू सेम करवा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये एज इट इज ये का ये रहेगा ये, देखो अब यहां से अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां से जब अपन करेंगे तो देखो ये तो आर स्क्वायर था, तो ये तो एक आर से आर ये तो कैंसिल आउट हो गए यहां पे।
और यहां पर अपन को क्या करना है, ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी है, इससे अपन को आर की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू निकाल लो जी आर की, क्योंकि वी की वैल्यू निकालनी है तो आर हटाना पड़ेगा आपको, आर हटाना पड़ेगा। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन एच बटे में 2 पाई mv। ये एन एच अपॉन 2 पाई mv की वैल्यू आर की जगह रिप्लेस कर दो। तो देखो यहां से कितना आ गया प्यारे बच्चों, mv स्क्वायर तो एज इट इज है, mv स्क्वायर तो एज इट इज है, के जेड ई स्क्वायर बटे में आर की जगह वैल्यू रख दो। आर बराबर कितना, एन एच, ऊपर चला गया 2 पाई mv, ये एक v से v कैंसिल आउट, एक m से m कैंसिल आउट, इसका मतलब v की वैल्यू आ गई 2 पाई k z e स्क्वायर बटे में NH। इसका मतलब Vn क्या है, Vn आपका N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। और सिमिलरली जब यहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, एनर्जी की जब अपन वैल्यू निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, तो देखना बच्चों यहां से En बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां से काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड की जगह 1 रख दिया अपन ने, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर होता है ना, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से अब देखो v की वैल्यू है आपके सामने, ये रही v की वैल्यू, आपके सामने r की वैल्यू है, r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी। ये दोनों की दोनों वैल्यू जैसे ही रखोगे तो यहां से En की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जम गया काम अपना, ये आ गया जी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब ये जैसे जैसे अपनी स्टेट बदलेगा, तो अपनी स्टेट बदलेगा तो इसका मतलब इनमें क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बनेगा यहाँ पे। और वो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कौन कौन से होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए इसके अंदर, बस वो लास्ट है, उसके बाद में कुछ नहीं है एटम के अंदर। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, उसका फॉर्मूला आएगा 1/λ बराबर आ गया आर 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे निकालोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये फॉर्मूला निकालो, तो फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, डेल ई बराबर एच न्यू, डेल ई बराबर एच न्यू। तो यहां पे एच न्यू बराबर क्या लिख दोगे, En2 माइनस में En1। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ना, वहां पर एक जगह N1 लिख देंगे, एक जगह N2 लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। वो माइनस 13.6 वाला है, उससे पहले जो आप निकालोगे फॉर्मूला, तो वहां पे वैल्यू रखोगे तो ऐसा आ जाएगा। जो कांस्टेंट आएगा उसको अपन आर बोलेंगे। आर क्या होता है यहाँ पे, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर आपसे कोई आर की वैल्यू पूछे, कोई भला मानुस अगर पूछ ले कि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो मेरे को मत कहना, ये सुन लो 1.09767 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। 1.09767 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट की। देखो 1/λ, तो सबसे पहले पहले अगर मान लेते हैं नंबर 1 अपन लेते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी, ये लो हिंदी मीडियम वाले सुन लो, लाइमन श्रेणी। देखो प्यारे बच्चों लाइमन श्रेणी क्या होती है, लाइमन श्रेणी के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू होती है 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। ठीक है, ये वाली वैल्यू फिक्स याद रखना, n1 बराबर 1 रख देना, n2 बराबर इतना रख देना। अगर आपसे कोई पूछे लैम्डा मिनिमम निकालो जी, इसमें क्या निकालो, लैम्डा मिनिमम, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों n2 बराबर इनफाइनाइट रख देना, यहां से चालू करना, मिनिमम मैक्सिमम यहां पे आएगा फिर। और अगर आपसे कोई निकलवाए लैम्डा मैक्सिमम, तो मेरे प्यारे बच्चों n2 बराबर 2 रख देना। किसमें पाया जाता है ये कौन से रीजन में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है, पराबैंगनी क्षेत्र में ये पाया जाता है, पराबैंगनी क्षेत्र में ये पाया जाता है जी। ठीक है, अब सुनो नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं, तो ये तो सबसे पहले तो लाइमन सीरीज हो गया। नंबर दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है बामर सीरीज।
कौन सी होती है जी? बामर। बामर के लिए क्या होता है? n1 बराबर 2 होता है और n2 बराबर 3 4 5, ये टेस्ट 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 इनफाइनाइट होता है। इसके लिए अगर आपसे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू पूछी जाए तो n2 बराबर इनफाइनाइट। अगर आपसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाए तो n2 बराबर 3। याद रखना, सबसे कम वाली वैल्यू है ना। अब यहां से अगर और चीजों की बात करें, ये क्या हो गया? ये किस में पाया जाता है? ये विजिबल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? विजिबल रीजन में पाया जाता है। ठीक है। अब नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं, लाइमन बामर पाश्चन, एक हो गया पाश्चन, नंबर 4 हो गया ब्रैकेट, और नंबर 5 हो गया फुंड सीरीज। ये क्या हो गया? फुंड सीरीज। तो पाश्चन, पाश्चन में क्या कर देंगे? n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4 5 6। यहां मिनिमम के लिए इनफाइनाइट, मैक्सिमम के लिए 4। IR रीजन में पाया जाएगा प्यारे बच्चों। ये किस में पाया जाएगा? IR में। ठीक है। यहां पे सुनो, n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5 6 7, ये इनफाइनाइट। ये भी किस में पाया जाएगा प्यारे बच्चों? IR रीजन में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ये IR रीजन में। फुंड सीरीज में n1 बराबर प्यारे बच्चों कितना? 5, n2 बराबर 6 7 8, एस एस एस। मिनिमम के लिए इनफाइनाइट, मैक्सिमम के लिए 6। ये भी किसमें पाया जाएगा? IR रीजन में पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी। ये हो गया आपका एटम का। एटम से रिलेटेड, अब देखो आपको एटम से रिलेटेड सारी सारी चीजें बता दी गई हैं। अगर आपसे पूछे तो इसका ड्रॉबैक्स, अगर बोर का, तो बोर का ड्रॉबैक्स क्या था? जीमान स्प्लिटिंग हो गया, स्टार्क इफेक्ट हो गया, इनको ये नहीं बता पा रहा था। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, फाइन स्पेक्ट्रम कैसे वो टूटता है ना, उसके बारे में ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण बोर भी फेल हो गए थे। बोर मतलब इन चीजों को समझाने में, बाकी बोर ने बहुत सारी चीजें थी ऐसी जो करवा दी थी। एक मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, और वो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या चीज है, आप इंपैक्ट पैरामीटर जरूर कर लेना रदरफोर्ड के अंदर। संघात प्राचल, अब देख लेना आप लोगों के नोट्स में है। संघात प्राचल, इंपैक्ट पैरामीटर, संघात प्राचल। आपको रदरफोर्ड का थ्योरी करने की कोई जरूरत नहीं है, भूल जाना, उसको नहीं आएगा। संघात, उसमें दो दो तीन तीन चीजें कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। संघात प्राचल क्या होता है? संघात प्राचल का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी सबसे पहले पहले, और वो गया, मान लेते हैं वो ऐसे चलता 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 ये ऐसे गया, तो ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? संघात प्राचल कहते हैं। और ये किसकी वैल्यू होती है? बी की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है ये बी बराबर आता है KZE² बटे में 2E इंटू में कोट 5/2। जब ये एंगल 180 डिग्री होता है तो ये मिनिमम से मिनिमम होता है, जब जीरो होता है तो वैल्यू मैक्सिमम होती है। जीरो पे ये मैक्सिमम होती है, 180 डिग्री पे मिनिमम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, एटम हो गया। और अब यहां से अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, और नेक्स्ट है आपका क्या? नाभिक। नेक्स्ट आपका क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस। और नाभिक की अगर मैं बात करूं, नाभिक में सबसे पहली पहली बात तो यह है कि आपको केवल और केवल परिभाषा देखनी है, यहां पे डेफिनेशन देखनी है। यहां पे क्या देखनी है जी आपको? डेफिनेशन देखनी है। अब देखो, एक बार जरा अपन पीछे चलते हैं और देखो, नाभिक है आपका चैप्टर नंबर कितना? 12, सॉरी चैप्टर नंबर है 13, चैप्टर नंबर 13 है। अब देखो जरा, चैप्टर नंबर अगर मैं 13 की बात करूं, सेक्शन नंबर बी, जो सेक्शन नंबर बी होता है 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहां से देखो, ये आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, बाकी ऊपर कुछ नहीं दिख रहा आपको, कोई डेरिवेशन फेरिवेशन नहीं है। तो आपको केवल और केवल क्या करना है प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल इस पे फोकस करना है। अब देखो न्यूमेरिकल देखो क्या है,
आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3 त्रिज्या होती है जी। ये फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूला रट लेना। ये आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3, और जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। एफ एम, एफ एम कितना होता है? फेंटोमीटर बोल देते हैं इसका, फर्मी होता है एफ एन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है क्या? आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। ए क्या होता है? जैसे ये हो गया ना जेड एक्स ए, तो यहां ऐसे दिया रहेगा है ना। तो ये तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर में क्या क्या आता है? ए में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। ए में क्या आते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। जैसे कोई मान लिया ऐसा कोई है जिसका मान लेते हैं ऐसा कोई जेड एक्स, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो अपन मान लेते हैं 27 है। कितना आ जाएगा? तो 27 है तो कितना लगा? आर नोट और 27 की पावर 1/3। पावर 1/3 कितना? 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 आर नोट आ गया। आर नोट की जगह वैल्यू रख देंगे अपन, कितना होता है? 1.2 फर्मी होता है, या 1.2 फेंटोमीटर होता है। समझ गया आप मेरी बात को, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन छपा हुआ है, बता देता हूँ कौन सा है। कौन सा क्वेश्चन छपा हुआ है वो देखो। आपको ये बताना है कि जो नाभिक का घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, आपको ये पूछा हुआ है जो इसकी डेंसिटी है ना वो कांस्टेंट होती है। डेंसिटी ए पर निर्भर नहीं करती है, सिद्ध कीजिए। डेंसिटी जो है वो ए पर निर्भर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन ए। रो बराबर जो फॉर्मूला आ जाएगा ना, रो बराबर क्या होता है? नॉर्मली एम अपॉन वी होता है कि नहीं होता? रो बराबर क्या होता है? एम अपॉन में वी, है ना। और यहां से जो इसका फॉर्मूला आ जाएगा एम ए इंटू ए आ जाएगा। ये तो ये आ जाएगा। वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? रो बराबर एम ए इंटू ए, और यहां से आ जाएगा ये 4/3 एज इट इज, पाई की जगह पाई एज इट इज। मेरे प्यारे बच्चों आर बराबर कितना होता है? आर बराबर होता है आर नोट ए की पावर 1/3। तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा आर नोट क्यूब इंटू ए। ए से ए कैंसिल आउट, तो रो बराबर आ गया 3 ma बटे में 4 पाई आर नोट क्यूब। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? ये रो की वैल्यू याद रखना, 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू। ये इसके अंदर याद रखना आपको। और एक जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ना यहाँ पे, वो जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात सुन लो तुम लोग। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? और वो यही है, वो क्या है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में डिफरेंस। हाँ जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस, ये क्वेश्चन रट लेना। ये जो अभी अभी आपको मैंने सारी बातें बताई है और इनकी जो डेफिनेशन है, ठीक है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहां पे जो आएगा, और वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या या इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका सारा करवा रखा है, किसी के पास नोट्स नहीं है तो मैसेज कर देना, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक ग्राफ है, वो ग्राफ बना रखा आप लोगों का। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा है? ये ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते, और ये फिर ऐसे वैल्यू आते आते ये इस तरह से आ रहा है। यहां पर इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आती है प्यारे बच्चों? Fe56 के लिए आती है। कितनी आती है? ये आती है 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को बताता है। इसको बताता है, ये स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को बताता है।
जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ए की वैल्यू जैसे अपन मान लेते हैं, ए की वैल्यू स्टार्टिंग में ले लेते हैं, जैसे 10 टू A230 है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्या होएगा, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होएगी विद कंपेयर टू जैसे जो स्टार्टिंग वाले हैं, जैसे 30 टू A2 170, इनका स्थायित्व कम होता है, इनका स्थायित्व कम होता है, ये स्थायित्व इनका ज्यादा होता है। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 170 होती है ना, तो भी ज्यादा होता है। आप इस चीज को ऐसे समझो, 200 ओवर का मैच है। कितने ओवर का मैच है प्यारे बच्चों, 200 ओवर। अब स्टार्टिंग के जो ओवर होते हैं, वहां क्या करता है प्लेयर, वहां बहुत जोर से मारते हैं, वहां तो ठोकते हैं, ओपनर आते हैं ना, है ना। तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा, बीच में क्या होता है, थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो बीच में क्या हो गया, ये कम हो गया। फिर उसके बाद में लास्ट के ओवर आते हैं, वहां पे, समझ गया मेरी बात को। तो ऐसे कुछ इसको याद रख लेना। तो ये इसका ए का ये मास नंबर के अकॉर्डिंग है, ये Fe56 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होता है, उसके बाद में थोड़ा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होते 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 फिर ये धीरे धीरे कम। ये ग्राफ सही नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये ग्राफ सही नहीं है। आप ग्राफ अच्छे से देखना, वहां पे बना नहीं सकते पूरा, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला क्वेश्चंस देख लेना, ये क्वेश्चंस आपका 100% यहां पे आएगा, छपेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो मैंने आपको अभी चीजें करवाई, और उससे पहले मैंने रेक्टिफायर में करा दिया हाफ वेव फुल वेव। आपको देखो, पीएन जंक्शन के अंदर आपको क्या नहीं करना है। पीएन जंक्शन में क्या होता था कि भाई है ना, पीएन जंक्शन की थ्योरी पढ़ो, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्यों नहीं करना है, आ जाओ। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 में क्या आएगा जी, चैप्टर नंबर 14 में आएगा डेढ़ नंबर का सवाल। और फिर उसमें ऐसे ये जैसे वो नंबर ज्यादा का है, तो जैसे 4 नंबर का है, तो अपन ये डेढ़ नंबर का हो गया ना, फिर उसके बाद में क्या होएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास इसका होगा शायद ब्लूप्रिंट, एक सेकंड प्यारे बच्चों, उसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं चैप्टर नंबर 14 में, फिल इन द ब्लैंक्स है, और डेढ़ नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। और सेक्शन सी कितने मार्क्स का होता है, ये 3 मार्क्स का होता है, तो इनके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे। तो ये इस तरह से इनका पूरा का पूरा डिवाइडेशन होता है। इसलिए ये क्या है, चैप्टर नंबर 14 में मतलब 30 नंबर का कुछ सवाल आएगा चैप्टर नंबर 14 का, और वो डेढ़ नंबर का रहेगा। तो डेढ़ नंबर में क्या क्या आ सकता है, डेढ़ नंबर में आपको वर्किंग पूछी जा सकती है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की, और वो मैंने कल की क्लास में करवा दिया, एक अलग से वीडियो है, उसको आप अच्छे से देख लेना। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को मैंने पूरा समझा रखा उसको। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनके बारे में आपको करना है केवल। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो चीज मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, वो आपको क्या करना है, कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनके बीच में डिफरेंस, और वो भी कैसे, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। बैंड थ्योरी कैसे, देखो आप समझ जाओगे, यही समझ जाओगे। देखो यहां पे हमने क्या लिया, एक बैंड ले लिया जिसको अपन कहते हैं वैलेंस बैंड, एक इसके जस्ट ऊपर ले लिया, उसको अपन ने क्या बोला, कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड है और एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्शन बैंड। इसके बीच में कुछ नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप, डेल ईजी। अब क्या होता है, ये वैलेंस बैंड में ऐसे ऐसे यहां पे ये पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। वैलेंस बैंड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों से फुली लोडेड होता है, और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फिर क्या होते हैं, जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता जाएगा, अगर ये क्या रहेगा, अगर ये इसके पास रहेगा, तो जैसे ये इसके पास रहेगा तो प्यारे बच्चों क्या होएगा, अगर ये इसके नजदीक रहेगा तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजीली ऊपर जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। अब इसका मतलब कंडक्टर में ये जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, डेल इजी, वो लमसम से लमसम होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसका मतलब दोनों ओवरलैप किए हुए होते हैं, दोनों क्या हुए होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों ये ओवरलैप किए हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है।
ये जैसे ऐसे आ गए ना, ओवरलैप कर दिया आपने, ये ऐसे इसको क्या होता है, पूरा ओवरलैप किया होता है। अब जैसे क्या होता है, अगर इसको मतलब ओवरलैप करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से चले जाएंगे, और जैसे प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में गए, जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह करेंगे तो धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, इसका मतलब वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसको मतलब इसकी चालकता क्या होती है प्यारे बच्चों, इसकी चालकता ज्यादा होती है। चालकता क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रतिरोधकता की प्रतिरोधकता क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। चालकता ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता इनकी क्या होती है, कम होती है ना। दूसरी बात करें इंसुलेटर में, इंसुलेटर में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो एनर्जी बैंड गैप जो होता है ना, इंसुलेटर में जो ये एनर्जी बैंड गैप होता है, ये क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई बात नहीं, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसे इस तरह से होएगा, एनर्जी बैंड गैप किस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये बहुत ज्यादा होता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली वहां पे संक्रमण नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर जो होता है अर्धचालक, उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है, उसमें क्या होता है जी, इन दोनों के बीच में होता है ना। तो ये जैसे इस तरह से हो गया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, जैसे मैं आपको यहां बता, ठीक है, ये इसके पास में, तो ये जो आता है ऑलमोस्ट, ये आ जाता है आपका, ये मान लो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना लमसम आता है ये, ठीक है। तो ये इसके जस्ट पास में होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये संक्रमण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संक्रमण कर जाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर भी किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। ये इनके बीच में एक रिलेशन है, जो आप लोग ये आप लोग एक बार कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। कोशिश की है मैंने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की, और कोशिश की है मैंने आपके 15 नंबर्स 15 मार्क्स को पूरा करवाने की। 15 मार्क्स हैं आपके पूरे के पूरे, वो यहाँ से हो जाएंगे। एक और क्लास आपको अपलोड होने वाली है, और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना प्यारे बच्चों, ये मिलेगा आपको उसके अंदर, चैप्टर नंबर ये डेरिवेशन वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अपनी क्लास में, और आप लोग जम के तैयारी करें, यही मौका है, 56 में से 56 आप इजीली ला सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हर कहीं से हर कुछ पढ़ने लग जाएंगे आप, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बने रहिए। किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।